Hello everyone, Namaskar, welcome back to our YouTube channel Gyan Kunj Online. Friends, I hope you all are doing very well. लास्ट सेशन में व्हाट वी हैव डन कि हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए थे ओके। तो आज के सेशन में हम लोग ऐसा करते हैं ना कि लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं जिससे किसी बच्चे का विकास और वृद्धि प्रभावित होता है, ठीक है, पॉजिटिव रूप से या नेगेटिव रूप से। ये जानना चाइल्ड पेडागोजी के फील्ड में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के सेशन में ना हम लोग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ओके। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, सीटेट ओरिएंटेड अगर आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो आई थिंक सम 6 फैक्टर्स आर देयर, कुछ 6 फैक्टर्स वहाँ पे बताए गए हैं, बट इन दिस सेशन मैं आपको 10 फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा एंड ऑल द 10 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देखें एंड कीप शेयरिंग, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको पैरेलल लाइक भी करते चलें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ठीक है। एक्चुअली आप इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट हो या फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, कुछ भी हो इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर सेम होगा, ठीक है। चलिए, डिपेंडिंग अपॉन द 10 फैक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा कि इस सेशन में हम लोग कुछ 10 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपके कन्वीनियंट के लिए, या कभी कभार क्या होता है ना कि सिंस इट्स अ सीटेट एग्जामिनेशन तो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, तो डायरेक्ट फैक्टर्स के बारे में मेंशन ना करके उसको कुछ कैटेगरी में या लूप बनाकर अगर क्वेश्चन करे, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आई एम डिवाइडिंग द फैक्टर्स इन टू हाफ्स, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ, ये जो फैक्टर्स हैं मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस, आसानी से, ताकि आपको समझ में आए। ग्रुप ए में व्हाट वी आर कीपिंग प्राइमरी फैक्टर्स, ओके। ग्रुप बी में हम सेकेंडरी फैक्टर्स रखते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में तो आता ही होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्म है इनका मतलब क्या होता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी नो डाउट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट प्राइमरी फैक्टर्स के कंपैरिजन में सेकेंडरी फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि सेकेंडरी है तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। तो प्राइमरी फैक्टर में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग पहले फ्रेम करेंगे दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी, second one is environment, और मैं तीसरा फैक्टर रखना चाहूंगा न्यूट्रिशन, ओके। और मैं चौथा एक फैक्टर यहाँ पे रखना चाहूंगा दैट इज पेरेंटिंग। आउट ऑफ 10, जैसे मैंने क्या कहा था कि मैं 10 फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 मैंने क्या किया, 6 फैक्टर्स को मैं, सॉरी, आउट ऑफ 10 4 फैक्टर्स को
मैंने प्राइमरी सेक्शन में रखा है, ठीक है। और बाकी 6 फैक्टर्स को मैं अकॉर्डिंग टू माय ओन कंसेप्ट मैं सेकेंडरी फैक्टर में रखता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आर सम सेकेंडरी फैक्टर्स, इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इज सेक्स, सेकेंड वन इज हार्मोन, थर्ड इज exercise and health, fourth one is socio-economic status, okay, and fifth one ये शायद ब्लैक बोर्ड में नहीं आएगा, so I am writing it here, अपर साइड में मैं इसको लिखता हूँ। इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। जो पांचवा फैक्टर है दैट इज geographical influence, एंड दूसरा जो फैक्टर है दैट इज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट, लर्निंग एंड reinforcement. So these are 10 factors affecting growth and development of a child, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, आउट ऑफ 10 4 फैक्टर्स को मैंने प्राइमरी फैक्टर्स की कैटेगरी में रखा, ओके। ये हमारे प्राइमरी फैक्टर्स हैं और बाकी 6 को हमने सेकेंडरी फैक्टर्स की कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे 1 2 3 4, इट कम्स टू 10 फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब हमने 10 फैक्टर्स यहाँ मेंशन कर दिया है, तो अब इस 10 फैक्टर्स को व्हाट वी शुड डू कि वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट कि अगर इनसे क्वेश्चंस आए तो आप प्रॉपर आंसर कर सकें, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, हेरिडिटी से चालू करते हैं, है ना। देखिए ये जो पूरा पूरा 10 फैक्टर्स है ना, नो डाउट ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट तो करते हैं, ठीक है। पर जो मेजर गेम है ना अबाउट दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये दो कंट्रोल करते हैं। आप या कह सकते हैं कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं या ये जो दो एजेंट हैं, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंट्रोल सेक्शन है। ये पूरे एक चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर रेशियो में माने तो 90% प्लस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और रेस्ट ऑफ द एड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो धीरे धीरे उनकी भी भूमिका है, एंड दैट वी विल कम टू नो इन दिस सेशन इटसेल्फ, ठीक है।
चलिए, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हेरिडिटी। ठीक है, हम लोग फैक्टर 1 फैक्टर 2 करके पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर नंबर 1 क्या है ये? हेरिडिटी। हेरिडिटी, इसका हिंदी नाम क्या है? जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं शायद उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटी का हिंदी में जो नाम होता है वो अनुवांशिकता होता है। ठीक है, इस कैरेक्टर को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस या और इसको बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इस एक कैरेक्टर का 3 नाम है, माइंडेड। ठीक है, तो आप इसको 1A 1B ऐसे समझने के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, हेरिडिटी हो, इनहेरिटेंस हो या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो, कुछ भी लिखा हो आपके पेपर में, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि बात हेरिडिटी या अनुवांशिकता के बारे में की जा रही है। ठीक है, तो अनुवांशिकता या हेरिडिटी, एज द नेम सजेस्ट, नाम से क्या समझ में आता है कि ये एक्चुअली क्या होता है? ये फैक्टर जो है ना, इसका मेजर काम जो है, सबसे मेजर रोल जिसको कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, वो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहां से ट्रांसफर करता है? पेरेंट्स से चाइल्ड में। ठीक है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद भी और बहुत कुछ हो सकते हैं, बट दिस वन इज द प्राइमरी फंक्शन। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये ट्रांसफर करता है? तो आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी और अनुवांशिकता। ठीक है ना, तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर हो, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर हो या सोशल कैरेक्टर हो। सारे कैरेक्टर्स जो है हेरिडिटी के थ्रू, अनुवांशिकता के माध्यम से पेरेंट्स से उसके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और वो कैसे ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफर करने के लिए कोई एक मीडियम तो होना चाहिए ना, तो उस मीडियम का जो नाम है ना, जो मीडियम ऑफ ट्रांसफर होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसफर जो होता है उसको कहते हैं जीन। ठीक है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये टोटल यूनिट होता है क्रोमोसोम, है ना। ये अगर बायोलॉजी का क्लास होता तो मैं आपको प्रॉपर समझाता। टोटल एक यूनिट होता है क्रोमोसोम, जीन होता है, उसका सब यूनिट होता है डीएनए। ये डीएनए क्या करता है? मेन कैरेक्टर कैरियर होता है, मेन कैरियर ये होता है। ठीक है, किसी भी क्वालिटी को ट्रांसफर करने के लिए ये ट्रांसफर कैरियर होता है। ठीक है, यही क्या करता है? जीन के हेल्प से पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग तक, यानी कि बच्चों तक लेके जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों में जो ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, एंड दिस ट्रांसफर इज अकम्पनीड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम कहिए, जीन कहिए, या द स्मॉलेस्ट यूनिट इज डीएनए। ठीक है, ऐसे होता है। तो
आपके इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से गुण ट्रांसफ़र होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस में फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, सोशल कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं मेजर फॉर्म में हेरिडिटी के हेल्प से पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, सोशल कैरेक्टर्स क्या हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। अच्छा, इसको बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कहा जाता है, मैंने लिखा था इसके नाम के साथ, है ना। ये प्रोसेस मैनकाइंड में होता है या किसी भी ऐसे प्राणी में होता है, किसी भी ऐसे बीइंग में होता है जिसमें प्राण पाए जाते हैं ना, सोल इज देयर, जो लिविंग एजेंट है। नॉन लिविंग एजेंट में हेरिडिटी नहीं होता है, तो लिविंग एजेंट में होता है, एंड लिविंग थिंग्स आर बायोटिक, है ना, इसीलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर फिजिकल कैरेक्टर, एग्जांपल्स ऑफ सम फिजिकल कैरेक्टर। क्या हो सकता है एग्जांपल, बच्चे का हाइट पॉसिबल है कि मम्मी या पापा के जैसा हो, ठीक है, हेयर कलर, आई कलर, एटीट्यूड, इंस्टिंक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल कैरेक्टर में आती हैं, ठीक है। एटीट्यूड समझ सकते हैं आप। हाइट जनरली क्या देखा जाता है, जिस बच्चे के माता पिता लंबे होते हैं वो बच्चा जनरली लंबा होता है, या तो उनसे थोड़ा कम या उनसे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। तो ये जो बच्चे का कैरेक्टर है कि वो लंबा होगा या थोड़ा कद का छोटा होगा हाइट में, दैट डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी, ठीक है। हेयर कलर, बाल का रंग कैसा होगा, भूरा होगा, काला होगा या जन्म से सफ़ेद होगा, इट्स ऑल अबाउट हेरिडिटी, कि उनके जेनेटिक कैरेक्टर में जो पीछे रहा होगा वही बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आई कलर, ये बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी कम इसमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे कि पेरेंट्स के जो आइज कलर होंगे, मम्मी का हो पापा का हो, बच्चे का आइज कलर दोनों में से किसी एक के जैसा होगा, ठीक है। एटीट्यूड, ये एटीट्यूड क्या होता है इसको जानना जरूरी है ना। एटीट्यूड का मतलब होता है ना, बड़ा नेचुरल सा वर्ड है, हम लोग बार बार कहते हैं कि माइंड योर एटीट्यूड, पर ये एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है ना प्राकृतिक क्षमता, प्राकृतिक क्षमता, ठीक है, या नेचुरल एबिलिटी, सॉरी क्षमता नहीं, योग्यता कर लीजिए, हिंदी इज अ लिटिल बिट पुअर, तो आप योग्यता कर लीजिए, प्राकृतिक योग्यता, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी, या आप यूं कहें इनहेरिटेड एबिलिटी, ठीक है, यानी कि बच्चा इसको कहीं से डेवलप नहीं करेगा फ्रॉम आउटसाइड, ये एबिलिटीज़ जो होंगे, ये योग्यता या ऐसी कोई क्षमता होगी जो बच्चा क्या करेगा अपने पेरेंट्स से बाय डिफ़ॉल्ट गेन करेगा, ठीक है, थ्रू हेरिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं
स्ट्रेस, चिंता हो, कोई भी एक अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा माइंडसेट कैसा है और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में हाउ वी बिहेव, है ना। हम परेशान हो जाते हैं या उस बात को आराम से देखते हैं या सोचते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ माई ओन कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना कि इस तरह से मेरे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, ये सेम कैरेक्टर उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट वुड बी डिफाइंड एज देयर नेचुरल एबिलिटी, ठीक है। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है नेचुरल फोर्स, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस ऑफ स्प्रिंग करें या हम करें, क्योंकि हम और आप भी कहीं ना कहीं से ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। तो इसके अंदर में क्या होता है ना, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब सर्टेन एक्शंस जिसको करने के लिए हमको अपने ब्रेन से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी डोंट नीड टू आस्क आवर ब्रेन कि व्हाट शुड वी डू इन सच कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि अगर मैनकाइंड के फील्ड में देखा जाए, ये एक मैन है और ये एक एनिमल है, ठीक है। एनिमल में चलिए मान लेते हैं डॉग। मैनकाइंड, हम सभी, अगर एक मच्छर आके बैठता है हमारे शरीर पे, एक मच्छर आके बैठता है और व्हेन वी कम टू नो, जब हमें पता चलता है कि मच्छर हमें काट रहा है, देन व्हाट वी डू कि हम उसको मार देते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है कि अच्छा इसके साथ क्या करना है, मारना है या फूंक के उड़ा देना है ना, वी डोंट एवर थिंक, सिंपली क्या करते हैं उसको मार देते हैं। या कभी कभी कोई हाथ झटक देता है, बट इट्स अ रेयर केस, कोई भी हाथ नहीं झटकता होगा, आई थिंक वो मार ही देता होगा मच्छर को। तो ये क्या है, ये हम मैनकाइंड का जो है इंस्टिंक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए एक डॉग है, उसके ऊपर आप पानी डाल दिए या वो कहीं भीग गया, तो भीगने के तुरंत बाद क्या करता है ना, इट्स अ वेरी जनरल केस कि देखिएगा वो शेकिंग करता है, यानी कि अपने पूरे शरीर को वो एक जोर जोर से हिलाता है ताकि उसके बॉडी का जो पानी है वो बाहर निकल जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो डॉग इसको सोच समझ के प्लान करके करता है ना, इट इज इनबिल्ट, ये उसका नेचुरल फोर्स है कि इस इवेंट के बाद मुझे ये काम करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेलिजेंस ट्रांसफर होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। सोशल कैरेक्टर में जो सबसे बड़ा काम होता है हेरिडिटी के थ्रू, हेरिडिटी, वो एक्चुअली होता है ना, जिसको वन वर्ड डेफिनेट अगर डिफाइन करें बहुत छोटे से, सिचुएशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये काम है हमारे सोशल कैरेक्टर का। अब सिचुएशन मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं जनरली, एक तो है फ्रेंडशिप, मतलब कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा या कोई भी चिल्ड्रन, वो अपने सराउंडिंग में फ्रेंड्स कैसे बनाएगा, ठीक है ना। मतलब हाउ ही और शी वुड डेवलप हिज और हर रिलेशनशिप विथ अदर चिल्ड्रंस, ठीक है। और दूसरा जो होता है, एक तो हो गया फ्रेंडशिप, एंड द सेकेंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली आप अच्छे से अगर सोचें ना, तो हमारा पूरा लाइफ बीइंग अ मैनकाइंड इन दोनों के आसपास ही घूमता है ना। स्टार्ट टू एंड, होम टू टॉप, ये दोनों फैक्टर्स के आसपास घूमता है। या तो हमारे साथ फ्रेंड्स होते हैं,
या हमारे साथ कन्फ्लिक्ट होता है, दो से एक। ठीक है, लाइफ के बाकी सारे सिचुएशंस इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करके आगे की ओर चलती हैं। ठीक है, तो सिचुएशन मैनेजमेंट में या सोशल कैरेक्टर के ट्रांसफर में क्या होगा, ही विल लर्न हाउ टू डू फ्रेंडशिप, मतलब सोसाइटी के साथ या सोशल सोशल पीपल के साथ, आपके आसपास जो भी हैं वहाँ बच्चे कैसे अच्छे से रहें, है ना। एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, अनइवन सिचुएशंस हो, अनवांटेड सिचुएशंस हो, जहाँ पे वायलेंस हो या रिलेशन के बिगड़ने का डर हो, तो उस सिचुएशन को हमारा बच्चा कैसे मैनेज करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल कैरेक्टर ट्रांसफर्ड टू हिम और हर थ्रू हेरिडिटी। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब हमसे उस तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर में मैंने आपको बता दिया, आप इंटेलिजेंस फिलहाल याद रखिए। ठीक है, मैं इस लेक्चर या इस सेशन के थ्रू ना व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का एक कंसेप्ट है कि ऑफलाइन के क्लासेस में क्लैरिटी ज़्यादा होती है और ऑनलाइन के क्लासेस में क्लैरिटी कम होती है। अगर इसको पोलिंग करवाया जाए ना तो अलग अलग जगह से अलग अलग रेशियोज निकल के आता है। ठीक है ना, एक्चुअली फेस टू फेस इंटरेक्शन का एक अलग वैल्यू होता है, दैट वी कैन नॉट डिनाई एट ऑल। बट ऑनलाइन का भी एक फायदा है कि वी कैन गो थ्रू द लेक्चर्स और ऑडियो और वीडियो एनी नंबर ऑफ टाइम अनलेस एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड, है ना। तो मैं अपने लेक्चर्स के साथ क्या करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ब्रिंग वन पॉइंट इन लाइट। आप नोट करके देखेंगे कि मेरे लेक्चर में एक्चुअली क्या है, मे इट बी ऑफ 30 मिनट और 35 मिनट या थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, पर कंटेंट कम होता है ना। जैसे कि मैंने आई थिंक फर्स्ट सेशन में डेफिनेशन बताया था, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, फिर सेकंड वाले में मैंने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बताया, एंड आज थर्ड सेशन है एंड आई एम डीलिंग विद द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे 10 फैक्टर्स हैं। ओके, तो क्या है, कंटेंट कम होता है, वेयर एज अदर कहीं भी आप वीडियोस देखें तो आई थिंक ये सारे कंटेंट या पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, लर्निंग एंड एक्विजिशन, सॉरी, जो पूरा का पूरा चैप्टर 1 है आपका, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, आई थिंक ये 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ क्या होता है ना कि जस्ट दे ट्रांसफर देयर कंटेंट टू यू पीपल। आपको समझ में आए ना आए, इट इज अप टू यू। शायद वीडियोस देखने के बाद आपको सोचना पड़ता हो कि एक्चुअली मैडम ने या सर ने ये क्या बता दिया, है ना। बट व्हाट आई थिंक इन माय लेक्चर, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको ऑफलाइन इंटरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू वुड कम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके ही आपको समझाता हूँ। एंड दैट इज द रीजन कि लॉन्ग रन में होने के बाद भी, लंबा समय लगने के बाद भी, हमारे वीडियो में क्या होता है, कंटेंट थोड़ा कम होता है। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस कि मैं कंटेंट को आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए, we shall move on to the next factor, that is environment. Factor number 2, environment. Factor number 2, एनवायरनमेंट, बहुत मेजर फैक्टर है। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए ना, तो ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर का सम होता है। फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं, इसके सम टोटल को आप एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, द सम टोटल ऑफ फिजिकल कैरेक्टर एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है ना, और ये किस तरह से इफेक्ट करता है, कब से, सिंस डे ऑफ कंसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल।
किसी इंडिविजुअल के डे ऑफ कंसेप्शन से, यानी कि जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है उस दिन से ये दोनों कैरेक्टर जो हैं एनवायरनमेंट के रूप में उस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चे का फिजिकल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल ग्रोथ वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस एनवायरनमेंट के टर्म में आप अपने सराउंडिंग्स को भी देख सकते हैं, या इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट कि आप दो एग्जांपल ले लीजिए कि एक होता है प्लेन साइड का, यानी कि मैदानी एरिया, और दूसरा ले लीजिए हिल साइड का। ठीक है, एक आप मान लीजिए कोलकाता या दिल्ली मान लीजिए, और दूसरा आप मान लीजिए हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, तो कोलकाता और दिल्ली, यहाँ के जो बच्चे होंगे इन जनरली क्या होता है, फिजिकल वर्क का जो कैपेसिटी होता है, मैं कम नहीं कहूँगा, इनके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है ना, वो हिल स्टेशन के आदमी हैं, उनको अप्स एंड डाउन्स करने का हैबिट है, प्रैक्टिस है, तो वो क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल वर्क कैपेसिटी इनके कंपैरिजन में इनके पास थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, कमिंग टू द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, तो चूंकि ये सोसाइटी में रहते हैं, हाईटेक सोसाइटी में रहते हैं, इनके सराउंडिंग्स में जो है सोसाइटी या एनवायरनमेंट या नेबरहुड, इनका बिहेवियर जो है हिल स्टेशन के पीपल के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये शुरू से ही थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं और समझते हैं, और ये सिंपल फॉरवर्ड होते हैं, चीज़ों को कम कॉम्प्लेक्सिटीज में देखते हैं। तो दिस इज अबाउट द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट आपके फिजिकल और सोशल कैरेक्टर, सॉरी साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए फैक्टर नंबर 3, सेक्स। एक्चुअली इसको जेंडर भी आप कह सकते हैं, जेंडर ही मान लीजिए। तो जनरली क्या है, दो जेंडर है, एक एम फॉर मेल, एक एफ फॉर ए फीमेल। तो मेल फीमेल थोड़ा मैच्योर वर्ड समझा जाता है, तो आप ऐसे मान लें कि ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्स और जेंडर कहाँ, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है ना, बॉयज ये टॉलर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, लड़कियां क्या होती हैं, इमोशनली मैच्योर होती हैं। ठीक है, या मैच्योर भी मान सकते हैं, मैच्योर कह लीजिए आप। ठीक है, और इनका एक पीरियड आता है, ये टॉलर और स्ट्रॉन्गर होते हैं शुरू से टिल एडोलेसेंस कहिए, या जब तक अडल्टहुड में जाते हैं तब तक। नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा, दैट वुड बी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। एक पीरियड आता है एडोलेसेंस। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है ना, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ इनका इमोशनल ग्रोथ और मैच्योरिटी लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी आती है। ठीक है ना, ये एडोलेसेंस का पीरियड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से मिलता है।
आपको ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 12 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है दैट कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। इसको क्या कह सकते हैं? पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, परिपक्वता, सॉरी, एडोलेसेंस कहते किसको हैं? जब एक एडोलेसेंस वर्ड आ गया तो चलिए एडोलेसेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज एडोलेसेंस अगर पूछा जाए तो एडोलेसेंस कुछ नहीं है ऐसा खास, जस्ट हमारे लाइफ टाइम में ये एक छोटा सा पीरियड होता है ना। एडोलेसेंस क्या है? मान सकते हैं इसको ये पीरियड है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि एडोलेसेंस क्या होता है? दिस एज अ पीरियड, ठीक है ना, इन विच, जिसमें, ठीक है ना, बॉडी, हमारा शरीर अंडरगोज, क्या करता है? चेंजेस कहिए या डेवलपमेंट कहिए, क्योंकि चेंज जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अंडरगोज डेवलपमेंट इन, इस वर्ड को ध्यान रखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पेसिफिकली। हर जगह थोड़ा बहुत चेंज होता है पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेसिफिकली। तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। और इसका जो टाइम लाइन होता है दैट टाइम लाइन इज ये 12 to 20 ईयर्स। कहीं कहीं आप 19 ईयर्स भी देखेंगे, कभी 20 ईयर्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम पर, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आप आगे देख सकते हैं इन सम अदर बुक। अगर मैं छोटी सी हेल्प आपको कर दूं, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है ना कि हमारे बॉडी में जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो सारे एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन्स। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के फ्रूट्स और केमिकल्स सेक्रेट होते रहते हैं बायोलॉजिकली, है ना। तो उस सेक्रेशन का, हर एक तरह का सेक्रेशन का ना अपना अपना सोर्स पॉइंट होता है। तो वो जो सोर्स पॉइंट होते हैं और उनके जो भी रूट्स होते हैं वो कहाँ से सेक्रेट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, दैट इज डिटेल्ड इन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पीरियड कभी कभी किसी किसी बच्चे में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट स्टैंडर्ड इट इज 12 to 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए, कमिंग टू द फोर्थ फैक्टर इज एक्सरसाइज एंड हेल्थ। एक्सरसाइज एंड हेल्थ। अब आप एक्सरसाइज का मतलब अपने तरह से ना ले लें, ठीक है, कि बच्चों का सब बंद करो, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन्स उसको जिम में लगा दो, वो एक्सरसाइज करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज से मतलब होता है ना कि यहाँ एक टाइम फॉर्मेट की बात की जा रही है। ये दोनों जो है ना काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी कि आपके बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होगा या जो मेंटल ग्रोथ होगा, ये जो फैक्टर्स है, ये हमारे बच्चों के या किसी भी बच्चों के फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ को इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ओके, इसीलिए हमारे बच्चे का या आपके बच्चे का या किसी भी चिल्ड्रन का जो भी शेड्यूल हो, है ना, पढ़ने का हो, खाने का हो, सोने का हो, वट एवर, उस शेड्यूल के साथ ना व्हाट वी नीड टू डू कि इस एजेंट को हमको प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है?
प्लस करना है, यानी कि उसको अगर नहीं है उनके रूटीन में तो वो स्टार्टअप करवाना है। यानी कि एक बच्चे का जो शेड्यूल होना चाहिए ना, दैट शुड स्टार्ट एंड एंड, चालू हो और ख़त्म हो, इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स। अब नेसेसरी थिंग्स में क्या क्या आ जाता है, तो मैक्सिमम पेरेंट्स कहते हैं कि सर एजुकेशन आ जाएगा और न्यूट्रिशन आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी कोई कह देगा कि सर थोड़ा सा रेस्ट भी करवा देते हैं, हमारा बच्चा टाइम से पढ़ ले, टाइम से खा ले और थोड़ा आराम कर ले, तो उनको लगता है कि उसकी नेसेसिटी पूरी हो जाएगी। पर ये लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है उसके मस्कुलर और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एक्सरसाइज एंड हेल्थ क्या करता है, बच्चों के मस्कुलर और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा भैया टाइम स्लॉट हो कि हमको कब क्या करना है, कब हमारा बच्चा एक्सरसाइज करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत खेलेगा आउटडोर गेम, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनको हम प्रॉपर फॉर्मेटिव एक्सरसाइज के शेड्यूल में नहीं डाल सकते अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा खेल ले आउटडोर में जाके, इंडोर में बैठ के आजकल मोबाइल में गेम खेलने से बढ़िया बच्चा आउटडोर में खेले ना, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले बच्चों के साथ अपने एनवायरनमेंट में। तो उससे क्या होता है ना, उसका फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज होने के कुछ फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेलता है तो उसके मस्कुलर स्ट्रेंथ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है बच्चा, यानी कि जब वो खेलता है, ठीक है, तो खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसका एक्सपोजर होता है कहाँ, माइंडेड ओपन एरिया में, यानी कि बच्चा खुले एनवायरनमेंट में जाता है। जब वो खुले एनवायरनमेंट में जाता है तो नोइंगली या अननोइंगली, इच्छा से या अनिच्छा के रूप से, जानते हुए या नहीं जानते हुए, वे डिफरेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और वायरसेस, आप कुछ भी कहें, इन सब से वो डे बाय डे उसका बॉडी सिस्टम क्या करता है, इंटरेक्ट करना चालू कर देता है ना। तो जब वो इंटरेक्शन चालू होता है तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि उस बच्चे का इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहें, वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक्सरसाइज और हेल्थ जो है इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो जब ये बच्चा बायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स से इंटरैक्ट करके या रिएक्ट करके अपने इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जब उसकी स्वास्थ्य की क्षमता बढ़ जाती है ना, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है बच्चों की, तो उनका हेल्थ क्या होता है, हेल्थ उनका बाय डिफॉल्ट मेंटेन होता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है उनका, ठीक है। तो दैट इज वाई वन ऑफ द फैक्टर इज एक्सरसाइज एंड हेल्थ एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। इसको हमारे बच्चों के शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चार फैक्टर हुआ, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर हमारे सेशन से और हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप इसको फॉरवर्ड भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में या अपने रिलेटिव्स के बीच में जो सीटेट का एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज फैक्टर 5 इज व्हाट, हार्मोन। हार्मोन्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि एडोलसेंस में लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बढ़ती हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ लड़कों से फास्टर होता है और वो इमोशनली मैच्योर होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, हार्मोन ओनली, ठीक है। हार्मोन का ना एक्चुअली ये इस तरह से रोल प्ले करता है। हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन एजेंट है। एंडोक्राइन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, ये हार्मोन दो तरह का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक, इनका जो इफेक्ट होता है, ये दो तरह से एक मैनकाइंड को इफेक्ट कर सकते हैं।
एक होता है इनका हाइपर इफेक्ट और दूसरा होता है इनका हाइपो इफेक्ट। ठीक है, और ये हाइपर इफेक्ट या हाइपो इफेक्ट, हाइपर इफेक्ट का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, डिपेंड करता है मैन टू मैन, इंडिविजुअल्स में ये चीज़ें वैरी करती हैं कि किसी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट होता है उनके पर्टिकुलर ग्लैंड से, किसी के अंदर कम सेक्रेट होता है। तो ज़्यादा सेक्रेट हो या कम सेक्रेट हो उसके अपने अपने इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये एक्चुअली कहाँ से डिपेंड करता है, सेक्रेशन से। मतलब उस हार्मोन का सेक्रेशन जहाँ से हो रहा है, स्राव जहाँ से हो रहा है, उत्पत्ति जहाँ से हो रही है वो कम है ज़्यादा है, उसके अकॉर्डेंस में वो हार्मोन उस इंडिविजुअल के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सॉरी। तो ये रहा हार्मोन। हार्मोन के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये थोड़ा सा टाइमली रिलीज होना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए बायोटिक बैलेंस या साइकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टाइमली सिक्रेशन इनका बहुत मैटर करता है, यानी कि समय के साथ इनका स्राव होना चाहिए। ठीक है, अगर समय के साथ साथ इनका स्राव नहीं होता है, यानी कि इनकी अगर उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर इनका हाइपर और हाइपो इफेक्ट का रिजल्ट लॉन्ग रन में या फ्यूचर में हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड 5 फैक्टर्स हियर एंड द रेस्ट ऑफ द 5 फैक्टर्स विल बी डिल्ट इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, है ना। आगे की क्लास में मैं बाकी के 5 फैक्टर्स को क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, टिल देन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हों रिलेटेड टू द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, आप कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट करें। ठीक है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।